आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में विषय अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन की। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में 4 सेक्शन दिए गए हैं ABCD, जिसमें फर्स्ट सेक्शन जो है ये कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग का है, अर्थात यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं तो इन पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे पहला यहाँ पर दिया गया है और वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, 10-12 नंबर का रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा जो कि स्लीपिंग के ऊपर है, लैक ऑफ स्लीपिंग, आइसोमनिया जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डिड पीपल जनरली गेट इन पास्ट अकॉर्डिंग टू द पेजेस। मतलब पैराग्राफ के अनुसार पुराने दिनों में कितने घंटे लिए जाते थे सोने के लिए। तो यहाँ पर 9 आवर्स दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस पीपल्स स्लीप हैबिट्स इन द 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी। कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसने लोगों की स्लीप हैबिट्स जो है, मतलब सोने की जो आदतें हैं, उनको प्रभावित किया है 18वीं और 9वीं शताब्दी में। तो द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाउ इज आइसोमनिया कास्ट। इसका मतलब होता है अनिंद्रा। अनिंद्रा मतलब नींद नहीं आना, ठीक है ना, नींद की कमी होना। का कारण क्या है, कास्ट मतलब कारण। तो बाय वरी, एंजाइटी और डिप्रेशन, चिंता होना, एंजाइटी भी चिंता ही होती है, और डिप्रेशन होना। अगला है, हाउ डज स्लीप डेफिसिट अफेक्ट इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द पेजेस। मतलब पैराग्राफ के अनुसार हाउ डज मतलब कैसे, स्लीप डेफिट मतलब नींद की कमी होना किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है पैराग्राफ के अनुसार। तो इट काजेस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूस परफॉर्मेंस। अब नींद की कमी यदि व्यक्ति को है तो उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, और उसका जो परफॉर्मेंस रहता है, मतलब कोई सा भी जो वो काम करता है उसमें भी कमी आएगी। वाई आर सम पीपल अनेबल टू स्लीप इनफ इन टूडेज इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। मतलब जो इंडस्ट्री वाली दुनिया में हम आज जी रहे हैं, ये पर्याप्त होने के बावजूद भी लोग ठीक से सो क्यों नहीं पा रहे हैं। दे प्रायोरिटीज़ वर्किंग इन डे टाइम ओनली, क्योंकि वह दिन के समय में काम करने को ही प्राथमिकता देते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पेजेस व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर पीपल टू गेट मोर स्लीप। और अधिक सोने के लिए यह व्यक्ति सोना चाहे तो उसका सॉल्यूशन क्या है पेजेस के अनुसार। रिटर्निंग टू ओल्डर स्लीप हैबिट्स, मतलब पुरानी जो उनकी सोने की जो आदतें हैं, जैसे पहले व्यक्ति क्या करता था, टाइम से सो जाता था, टाइम से उठता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, लेट नाइट तक जागते रहते हैं, मोबाइल चलाना, ये सारी चीज़ें। तो डी आंसर सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्लीपिंग डिप्रीवेशन। ऑप्शन नंबर डी, बेटर मेमोरी रिटेंशन। What does the pages suggest about the impact of jet lag on sleep? Jet lag disrupt sleep patterns. Synonym of sleeplessness, आइसोमनिया। स्लीपलेसनेस, देखो स्लीप मतलब सोना, अब उसमें LESS लग गया है, मतलब कमी होना। तो नींद की कमी होने का पर्यायवाची क्या है, सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची। तो बी इसका आंसर सही रहेगा। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पेजेस विच मीन्स अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मीनिंग क्या है, मतलब इसका पर्यायवाची ही ढूंढना है। इवेंचुअली, आखिरकार, ठीक है ना। तो इसका बी वाला आंसर सही रहेगा, इवेंचुअली मतलब आखिरकार। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो प्रश्न यहाँ पर है, नोट मेकिंग करना है और टाइटल ढूंढना है। तो टाइटल तो इसका हो जाएगा फेस्टिवल ऑफ लाइट्स,
लिख दो या फिर दिवाली लिख दो, दीपावली लिख दो तो वो भी सही है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लिख दोगे तो वो भी सही रहेगा, दिवाली रहेगा तो वो भी। अब नोट मेकिंग कैसे करना है, इसके रूल क्या हैं, किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमने हाउ टू मेक नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में हाउस होल्ड गुड्स, माफ़ कीजिएगा, इसमें पोस्टर बनाना था स्कूल लाइब्रेरी द वैल्यू ऑफ बुक्स के ऊपर, मतलब स्कूल लाइब्रेरी के ऊपर से आपको एक पोस्टर बनाना था किताबों की उपयोगिता के ऊपर, और स्लोगन भी लिखना था। उसमें कोई सा भी स्लोगन आप लिख सकते हैं, जैसे बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, इस प्रकार के स्लोगन वगैरह हम लिख सकते हैं पोस्टर के साथ। इसके अथवा में था हाउस होल्ड गुड्स के लिए, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी की है और आपको क्लास में करवाया भी है ना। जैसे आपने लिखा होगा कि फॉर सेल, फिर उसके बाद में पहले नंबर पर कोई सा लिख दिया हुआ रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन, है ना, मॉडल नंबर क्या है, कलर क्या है, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें आपको यू आर मनीष ओब्लिक मानसी रिजाइडिंग एट राम जानकी अपार्टमेंट ग्वालियर। आप मनीष या फिर मानसी हैं और राम जानकी अपार्टमेंट ग्वालियर में आप रहते हैं, मतलब सेंडर से एड्रेस आ जाएगा। तो लेटर जब हम लिखते हैं तो सबसे ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस, उसके नीचे आती है डेट, फिर डेट के नीचे आता है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो सबसे ऊपर तो आपने ये लिख दिया होगा कि राम जानकी अपार्टमेंट ग्वालियर, फिर उसके नीचे तारीख लिखती होगी, फिर लिखा होगा आपने टू द, अब किसको लेटर लिख रहे हैं, द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर ऑफ ग्वालियर, ठीक है ना। उसके बाद में आपने लिखा होगा रेस्पेक्टेड सर, फिर लिखा होगा आई बेग टू स्टेट दैट आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, है ना। ऐसे करके बॉडी ऑफ द लेटर आपने पूरी लिख दी होगी, और लास्ट में लिखा होगा योर सिंसियरली मनीष या फिर मानसी। इस प्रकार से यदि आपने लिखा होगा तो आपका आंसर सही होगा। और एक चीज़ और मैं भूल गया आपको बताना कि इसमें सब्जेक्ट में आपने लिखा होगा कंप्लेन अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड एंड स्ट्रीट लाइट्स इन आवर सिटी, ठीक है ना। बाकी और क्लास में आपको अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में इम्पोर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन योर स्कूल, ठीक है ना, ये करवा दिया था हमने। आई होप कि आपने कर दिया होगा। इन चीज़ों के सॉल्यूशन यदि आपके पास नहीं है तो राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। चैनल के माध्यम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब सेक्शन सी की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है अम्ब्रेला इज़ यूज़फुल थिंग। तो अम्ब्रेला का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है, अ से तो एन आएगा, और यहाँ यू से हो रहा है, मतलब यह जो कि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो यहाँ ए आएगा। अगला है हाउ रिक्त स्थान मच एक्सपीरियंस हैव यू गॉट। तो ये अनकाउंटेबल जब होता है नाउन के पहले मच का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड, मतलब ट्रैफिक के जो नियम हैं, ट्रैफिक यातायात नियमों को हमें फॉलो करना ही चाहिए, इसका मतलब यहाँ मस्ट आएगा। कीप योर बुक्स ऑन टेबल, है ना, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु की सतह को स्पर्श करती है, उस स्थिति में रहती है, तो वहाँ ऑन का यूज़ होता है। जैसे टेबल पर किताबें रखी हैं तो किताबों की सतह और टेबल की सतह एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, तो यहाँ ऑन का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। वी वर गेटिंग लेट फॉर द शो के लिए हम लेट हो रहे थे, इसलिए हमने टैक्सी ले ली। तो शो का अर्थ होता है इसलिए। आई नो यू आर अफ्रेड, रिक्त स्थान डॉग्स, तो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है। अगला है एज सुन एज ही सा द पुलिस ही रैन अवे, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भाग गया। तो एज सुन एज के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, नो सुनर, और नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द वर्ब। तो यहाँ सी सा सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड, ठीक है ना। उसके बाद में ही और ये सा का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा सी द पुलिस, फिर देन ही रैन अवे। दोनों वाक्यों के बीच में ये जो सेमी कोलन लगा हुआ है अल्पविराम, इसको हटाकर हम क्या लगा देंगे, देन। द लेडी इज़ अ डॉक्टर,
सी इज़ वियरिंग अ रेड ड्रेस, इसको रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। तो जब भी रिलेटिव क्लॉज से जोड़ने की बात कही जाए तो आपको समझ जाना है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर विच में से किसी एक का यूज़ करना है। जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो तो हु का यूज़ करेंगे और नॉन लिविंग हो तो विच का यूज़ करेंगे। तो आंसर लिखते समय ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट को एक ही बार लिखना है। जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पर द लेडी और ये सी इसका प्रोनाउन है, तो हम क्या लिख करेंगे, द लेडी, ये लिख दिया। इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ जैसे हु है तो हु आएगा, फिर वाक्य का वह हिस्सा आएगा जो उसकी पहचान बता रहा हो। जैसे हम उसको कैसे पहचान लेंगे, तो ऐसे पहचान लेंगे कि उसने रेड ड्रेस पहनी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से लगाकर ड्रेस तक। द लेडी हु इज़ वियरिंग अ रेड ड्रेस इज़ अ डॉक्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इफ़ के स्थान पर अगले क्वेश्चन में अनलेस लगा देंगे और दूसरे इधर वाले वाक्य से नॉट हटा देंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, दे है ये, दे विल बी पनिश्ड। अगला है द बॉय सेड टू मी आई हैव वॉन द मैच, इसका नरेशन चेंज करना है। नरेशन चेंज करने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि ये डायरेक्ट स्पीच है तो इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में। तो जब इन्वर्टेड कोमा में एक वाक्य लिखा रहता है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, अर्थात इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इसका आंसर होगा, हमने नियम आपको बताया था कि जब सेड टू आता है तो उसको हम कर देंगे टोल्ड, इन्वर्टेड कोमा हट के दोनों वाक्यों के बीच में दैट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा द बॉय टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हट के दोनों वाक्यों के बीच में दैट आई हैड won the मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर यू रीडिंग, तो इसका पैसिव वॉइस जो आएगा व्हाट इज़ बीइंग रीड बाय यू। अब ये WH वर्ड वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करना है, ये हम आपको अभी नहीं करवा पाए थे, अभी हम क्लास में आपको बताएंगे, और इसका YouTube के माध्यम से भी एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से समझाएंगे, जिसमें जैसे हु है, व्हाट है, इस प्रकार के शब्दों से शुरू होने वाले एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलें, ठीक है ना। ही रिप्लाइड दैट ही वुड रिटर्न सून, ये नाउन क्लोज है। तो क्लोज के ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्लास में अभी करवा नहीं पाए हैं, लेकिन जल्दी ही हम ये चीज़ें भी आपको क्लियर करेंगे। फिलहाल ये क्या है, नाउन क्लोज है। अब सेक्शन डी की बात करें तो रीड द पेजेस केयरफुली, मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है। तो ये जो पैराग्राफ ये डिस्कवरिंग टट, उसके ऊपर जो हमारा लेसन है उससे लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाता है और स्टोरी आपने समझ ली है तो ये समझ लीजिए कि आधे नंबर आपको वहीं आ गए। जैसे हुज मम्मी द ऑथर इज़ टॉकिंग अबाउट, लेखक किसकी मम्मी के बारे में बात करता है। तो तूतन खामून करके एक राजा हुआ था जो 13 से 19 वर्ष के बीच में, मतलब टीन एज में वो मर गया था, तो उसको टड भी बोला गया था। तो किंग टड लिख दो या फिर तूतन खामून लिख दो। अगला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड रिसरेक्शन इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट में रिसरेक्शन का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म मतलब राइज ऑफ क्राइस्ट, ठीक है ना। अगला है व्हेन वाज टट्स टॉम डिस्कवर्ड, इसको टूट भी पढ़ते हैं टट भी पढ़ते हैं। तो टट की जो टॉम थी, मतलब टॉम मतलब जहाँ पर उसको दफनाया गया था, उसकी खोज किसने की, मतलब कब की, माफ़ कीजिएगा, तो ये 1922 में की थी। होवर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टट्स टॉम, होवर्ड कार्टर ने टट की टॉम को डिस्कवर किया, तो ये सत्य है। राइट द एंटोनिम ऑफ कंप्लीट, अब कंप्लीट का एंटोनिम लिखना है, तो एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा, जैसे दिन है तो उसका रात, ऐसे ही कंप्लीट मतलब पूर्ण, तो इसका आएगा अपूर्ण, वो होता है इनकम्प्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई लाइनें, किसी भी पाठ की हो सकती है, किसी कविता की हो सकती है, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये फोटोग्राफ नाम की जो पोएम है उस पोएम की लाइनें हैं। पहला क्वेश्चन है अ पोएम फोटोग्राफ इज़ अबाउट ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर, मतलब उसकी माँ को उसने श्रद्धांजलि दी है इस कविता के माध्यम से।
हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में कितने व्यक्ति हैं, तो 3 लड़कियां हैं, जिसमें जो पोएट है उसकी माँ भी है और उसकी 2 चचेरी बहनें हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। अब देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इसका क्या मतलब, क्या करना है। फाइंड मतलब ढूंढना, द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मतलब ऊपर जो लाइनें हैं उन लाइनों में से एक शब्द को ढूंढना है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है वॉकिंग चलना, आर स्टैंडिंग बेयर फिट इन शैलो वाटर नंगे पैर पानी में खड़े होना, तो वो शब्द है पैडलिंग। मैंने बताया भी था कि पानी में चलना है ना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी में बी वाला, ये हमारी जो स्नैपशॉट बुक है उसमें द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से लिया गया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चूज़ द नेम ऑफ द चैप्टर मतलब लेसन का नाम क्या है, तो द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, मुराद। मुराद सुबह 4 बजे आराम के घर आता है और उसे घोड़े की सवारी करने के लिए उठाता है, ठीक है ना, उसका चचेरा भाई मुराद, तो वही घोड़े पे बैठा था। इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक। मुराद कौन सी भाषा में बात करता है, तो अर्मेनियन भाषा में बात करता है। अर्मेनिया के रहने वाले रहते हैं और अर्मेनियन भाषा का ही वो प्रयोग करते हैं। विच पार्ट ऑफ द डे डज मुराद विजिटेड द स्पीकर। स्पीकर मतलब नरेटर, मतलब जो हमें कथा सुनाता है उसको स्पीकर कहते हैं और उसी को नरेटर भी कहते हैं। तो दोनों यहाँ कौन है, आरम है। तो आरम से मुराद कब मिलता है, डे ब्रेक में मिलता है। डे ब्रेक मतलब रात होने के बाद सूर्य की जब पहली किरण निकलती है, ठीक है ना, सुबह भोर का समय रहता है 4 साढ़े 4 बजे, उस समय वो उससे मिलता है। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे, आई होप कि आपने कर दिए होंगे। पेपर आपका कैसा रहा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। कोई डाउट रहे तो फिर भी कमेंट्स कर सकते हैं।